हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है कुर्दिस्तान रीजन या फिर कुर्द कम्युनिटी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने यहाँ मेडिकल सप्लाईज यहाँ सपोर्ट किया है, भेजा है इस रेसिडेंट को, यानी कुर्दिस्तान के लोगों के लिए। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा जोग्राफिकली डिफाइंड रीजन है जो कि ट्रेडिशनली कुर्द कम्युनिटी रहती है यहाँ, और इसकी कैपिटल है एरबिल। और देखिए यहाँ लैंग्वेज है कुर्दिश लैंग्वेज। सो देखिए ये ऐसा रीजन है जहाँ हर देशों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके बनाया गया है। तो देखिए ईरान का, इराक का, सीरिया का, अर्मेनिया, तुर्की, इन सब देशों का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके कुर्दिस्तान का रीजन बनाया गया है। तो देखिए इसके जोग्राफिकल फीचर क्या है। यहाँ ना जैग्रोस और ताउरुस माउंटेन रेंज है, और रिवर है यहाँ टिग्रिस और ग्रेटर जाब रिवर, जो कि इस रीजन में फ्लो होती है और यहाँ के एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा रस्टी स्पॉटेड कैट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना फर्स्ट टाइम बंगाल के जंगलों में ये रस्टी स्पॉटेड कैट दिखी है। ये इसके बारे में जानते हैं। इसे ऐसा जाना जाता है कि ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कैट है और इसका वेट भी बहुत लाइट रहता है। इसका साइंटिफिक नेम है प्रेनाइलुरुस रूबिजिनोसस। सो देखिए ये रहती का है ड्राई डेसिडियस या फिर सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट में, जहाँ हो गई नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न घाट में, रन ऑफ कच्छ में, पेनिनसुलर इंडिया में, और इसके बिसाइड भी नेपाल और श्रीलंका में पाई जाती है ये। और देखिए इंडिया में 80% इस कैट का पाया जाता है और ये IUCN की लिस्ट में नियर थ्रेटेंड है। नेक्स्ट है हमारा सैफ्रॉन रिटेल डैंस फ्लाई। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये भी फर्स्ट टाइम स्पॉटेड की गई है कर्नाटका के नेत्रावती रिवर साइड में। तो देखिए इसका साइंटिफिक नेम है इंडोस्टिक्टा डिकेंडेंसिस, और ये एक रेयर स्पीसीज है जो कि एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में, यानी वही मिलती है। और देखिए इसका पहले फोटो देखिए आप, ये है डांस फ्लाई। आपने सबने देखे ही होंगे बचपन में या फिर अभी भी। सोना ऐसा माना जाता है कि किसी इन्वायरमेंट में ये दिखी है, इसका मतलब वो हेल्दी इकोसिस्टम है, और ये हाईली सेंसिटिव रहती है पॉल्यूशन के और इन्वायरमेंटल चेंजेस से। नेक्स्ट है हमारा ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। तो देखिए ये ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाने वाले हैं, जो कि यूनेस्को की एक इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन है, इसका पार्ट है वो। तो इन्होंने रिसेंटली ना MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ये ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाने वाले हैं। तो देखिए ये सब बनाने के पीछे वजह क्या रहती है। ओशियन में कितने भी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे हो गई सस्टेनेबल फिशिंग की, इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन करने की, वहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल करने की, ब्लू कार्बन का डेवलपमेंट करने की, उन सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगी। ये है ये ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। सो देखिए ये डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है, वेरियस कंट्री, और जहाँ यही साथ मिलके इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ना की स्टेक होल्डर है। और यहाँ पैसा कहाँ से आने वाला है? पैसा आने वाला है, ये जो है ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ये पैसे देने वाला है। और ये देखिए UNDP का ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। यहाँ से यहाँ पैसा आने वाला है कि अब ये ओशियन को भी बचाएंगे। ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी होती है ये क्या है? ये एक मल्टीलैटरल फैमिली है। इसका जो फंड, यहाँ का पैसा डेडिकेटेड रहता है, जो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, पॉल्यूशन, इन सबको सपोर्ट करने के लिए ये पैसा देती है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। सो जानते हैं अब यूनेस्को के बारे में। एज यू नो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। प्लास्टिक, तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पहली बार ऐसी एक स्टडी हुई है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कमीशन किया है, और यहाँ ना माइक्रो प्लास्टिक का डिटेक्शन हो सकता है। जो भी पानी में प्लास्टिक रहेगा उस डिटेक्ट कर सकती है। तो जानते हैं ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये क्या है? ये ऐसे छोटे छोटे पीस है प्लास्टिक के जो कि ना 5 मिलीमीटर से भी कम होते हैं, और ये ना
हमेशा रहते हैं इन्वायरमेंट में, पानी में, कहीं भी। और ये वेरी मोबाइल रहते हैं, यानी कहीं भी जा सकते हैं। और ये वेरी हार्ड टू रिमूव रहते हैं नेचर से, यानी इजीली इनको निकाल नहीं सकते पानी से भी, ग्राउंड वाटर से भी, या फिर सॉइल से भी। अगर ये एक बार इन्वायरमेंट में चली जाए ना, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और यहाँ से निकलना इसे इम्पॉसिबल हो जाता है, ये चलती रहती है वहाँ। अगर किसी भी फिश ने, मराइन ऑर्गेनिज्म ने इसे खा लिया ना, तो वो मर जाती है, उसे हार्मफुल इम्पैक्ट होता है और वो फिर हमारे फूड चेन में भी आती है। अगर किसी फिश ने खा लिया माइक्रोप्लास्टिक, तो वो कोई फिश खा रहा है उसी फिश को, तो उसके भी अंदर जाएंगी और ये वेरी टॉक्सिक केमिकल फॉर्म करती है। जैसे हो गया, रिस्क हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इकोसिस्टम में। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।